नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ता शेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का मनुस्मृति के इस विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग 23वें श्लोक पर विचार करेंगे और साथ साथ 24वें श्लोक पर भी विचार होगा। कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः स ज्ञेयो यज्ञो देशो म्लेच्छ देशस्ततः परम। यज्ञीय देश कौन है, इसको जाना जाए। तद्भिन्न म्लेच्छ देश कौन है, इसके विषय में इस श्लोक पर विचार हुआ है। पृष्ठ सार मर्ग, जहाँ पर स्वभावतः स्वेच्छा से विचरण करे, वह क्षेत्र यज्ञीय क्षेत्र है और उससे भिन्न क्षेत्र देश वह म्लेच्छ देश है। अब प्रश्न यह होता है कि कृष्ण मृग का स्वरूप क्या है। साधारणतया शब्द से यही प्रतीत होता है कि कृष्ण सार मृग वो है जो पूर्ण रूप से काला हो, किंतु ऐसा नहीं। आचार्य मेधातिथि कहते हैं कृष्ण श्वेतः कृष्ण पीतो वा कृष्ण साराख्यः मृगः। जो काला भी हो, कुछ स्थल में श्वेत हो, दूसरा काला भी हो, कुछ स्थल में उसके पीतर स्वरूप भी हो, तो ऐसा मृग कृष्ण सार मृग कहा जाता है। कृष्ण श्वेता कृष्ण पीतो वा कृष्ण साराख्या मृगः। और यहाँ वह जो जहाँ विचरण करता है, चरति का मतलब यहाँ विचरण करना वैसे अर्थ होता है। आचार्य मेधातिथि ने इसको कहा कि चरति निवसति, जहाँ निवास करता है, जहाँ उसकी उत्पत्ति होती है, वही उसका स्वभावता स्वरूप है। तो वह देश, वह क्षेत्र जो है वो यज्ञ आदि कर्म के लिए प्रशस्त होता है। अब इससे प्रश्न उठता है कि अगर हम कहीं जहाँ पर कृष्ण सार मृग हैं, वहाँ से कृष्ण सार मृग को हम ले आवें और ले आकर के उसको उस विशेष देश में जहाँ पर उनका स्वभावतः विचरण निवास नहीं है, वहाँ उनको रख दें तो वहाँ पर भी उनका विचरण हो जाएगा। तो क्या वही देश यज्ञ देश माना जाना चाहिए कि नहीं? आचार्य मेधातिथि कहते हैं न पुनर्देशात देशांतरात प्राशस्त्योपायनादिना निमित्तेन आनीतस्य कियंतमपि कालम निवास। इससे ये ज्ञात होता है कि किसी बाहर देश से ले आ करके और उसके लिए वहाँ पर रहने इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था कर दिया जाए, कुछ समय के लिए यहाँ उसका निवास करा दिया जाए, तो क्या वह देश यज्ञीय देश माना जाएगा? उस कहते हैं ऐसा नहीं है। स्वभावतः
जहाँ पर उसकी उत्पत्ति हुई है वो रहते हुए, वह यज्ञीय देश है। यज्ञीय देश का तात्पर्य होता है जहाँ पर यागादि कर्म किया जा सके। यागादि कर्म करने के लिए सबसे मुख्य स्थान है, उस मुख्य आवश्यकता है कि पूर्ण क्षेत्र वो पवित्र हो, सात्विकता से युक्त हो, वहाँ के रहने वाले सात्विक आचरण करने वाले हों, तो वह देश सात्विक देश माना जाएगा। और ये तभी हो सकता है कि वहाँ पर उस तरह के निवास करने वाले लोग हों। तो जो परंपरा से चारों वर्ण के जो लोग हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये परंपरा से स्वभावतः वैदिक आचरणों को करते चले आ रहे हैं। कृष्ण सार मृग भी यागीय मृग है, यज्ञ में उसकी आवश्यकताएं होती हैं, तो इस कारण से वह क्षेत्र यज्ञीय क्षेत्र बनता है। किंतु जहाँ अपने चारों वर्णों का निवास नहीं है, ऐसे जो कृष्ण सार मृग के चरण से अतिरिक्त देश हैं, वो म्लेच्छ देश है। म्लेच्छ का तात्पर्य है कि म्लेच्छा प्रसिद्धा, तद रूप में वो प्रसिद्ध हो, जहाँ पर चारों वर्णों के जाति के लोग वहाँ पर ना हो, और प्रतिलोम जातियों से वो अधिकृत भूमि हो, ऐसा चारों वर्णों के अतिरिक्त अनुलोम और प्रतिलोम जातियां होती हैं। अनुलोम जातियां वे हैं जिसमें उच्च वर्ग के पुरुष के द्वारा निम्न वर्ग के स्त्रियों में संतान की उत्पत्ति हो, तो उन्हें अनुलोम संतान कहते हैं। अनुलोम संतान की जातियां उसके माँ के आधार पर वो निश्चित हो जाते हैं। जैसे क्षत्रिय वर्ण की स्त्री है, ब्राह्मण वर्ण के द्वारा उत्पन्न संतान अनुलोम होने के बावजूद भी वो क्षत्रिय जाति की मानी जाएगी। इसी तरह से जो है ब्राह्मण के द्वारा वैश्य में उत्पन्न वैश्य और शूद्रा में उत्पन्न शूद्रा जाति की संतान होगी। इसी प्रकार क्षत्रिय के द्वारा वैश्य में उत्पन्न वैश्य, शूद्र में उत्पन्न शूद्र और वैश्य के द्वारा शूद्र में उत्पन्न शूद्र, ये वर्ण संकर जातियों में भी उनकी वर्ण व्यवस्था के आधार पर जाति का निर्धारण शास्त्रकारों ने उसको बतलाया है। किंतु प्रतिलोम जातियां जो हैं, उच्च वर्ग की स्त्री और निम्न जाति का जो पुरुष है, उसके द्वारा उत्पादित संतान वो जो है वो चातुर्वर्ण से बहिष्कृत होती है। इस कारण से उनको चातुर्वर्ण में स्थान नहीं दिया गया है। इसलिए वो संतान जो है वो तद विपरीत स्वरूप में रहते हैं, किंतु फिर भी वो आचारवान हैं, तो वो माने जाएंगे। परंतु प्रतिलोम जातियां जो है, प्रतिलोम जाति अनधिकृता मेदांध्र शबर पुलिंदादयः, ये जो जातियां हैं वर्ण संकर जाति, ये उनके आचरण जो है म्लेच्छवत होने के कारण म्लेच्छ है, और जो स्वतः म्लेच्छ है तो म्लेच्छ है। तो इस आधार पर उन देशों में यागीय कर्म नहीं किया जा सकता जहाँ चातुर्वर्ण के लोगों का निवास तद रूप में न हो। अब इससे ये क्या सिद्ध होता है कि यहीं पर यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ यहाँ नहीं होना चाहिए। इस पर बड़ी शंका होती है कि यागाधिकरणता का विधान क्या किया जा रहा है इस कथन के द्वारा। यथा समे यजेत विषमे न यजेत, समभूमि में यज्ञ करना चाहिए, ऐसा जो विधि है, उसी तरह से ये भी है कि जहाँ पर कृष्ण सार मृग हो वहीं पर उसका विधान होना चाहिए। तो कहते भाई ये जो है ये यागाधिकरणता का के देश का विधान नहीं है, जैसे समय यजेत ये विधान है, क्योंकि यहाँ पर चरत ऐसा स्वभावतः चरत यहाँ पर वर्तमान का निर्देश है। तो जहाँ पर मृगा का चरण हो रहा है वो यज्ञ वहाँ यज्ञ किया जा सकता है। जिस जगह पर जो है यज्ञ जो है कृष्ण सार मृग का चरण नहीं है वहाँ न किया जा सके। तात्पर्य यहाँ जो अधिकरण है, क्योंकि अधिकरण के स्वरूप व्याकरण शास्त्र के आधार पर तीन तरह से गृहीत होता है। सर्वावयव आधार, वैषयिक आधार
और जो है उसको कहते हैं जो है वो एक देशीय आधार। तो एक देशीय आधार जो है, जैसे कटे आस्ते आसंदिकायाम तिष्ठति, तो कटे आस्ते में संपूर्ण कट को व्याप्त करके कोई बैठ नहीं सकता है। जितनी जगह है वह व्यक्ति घेर सकता उतनी जगह में ही बैठेगा। हम कुर्सी में ही बैठते हैं तो कुर्सी का भी कुछ स्थान खाली रह जाता है। तो ये जो अधिकरण है वो एक देशीय अधिकरण है। तिलेषु तैलम में कहते हैं तो तैल संपूर्ण तिल को व्याप्त करके होता है, तो अभिव्यापक आधार उसको कहते हैं। और जो ज्ञान इच्छा प्रयत्न का विषय होता है वह वैषयिक आधार माना जाता है। तो तात्पर्य यह जो देश है यह तो अभिव्यापक आधार नहीं बन सकता है। कृष्ण मृग जो है संपूर्ण भूमि को, कृष्ण सार मृग संपूर्ण भूमि को व्याप्त करके चढ़ नहीं सकता है। जहाँ पर वो रहेगा उतनी देश पर ही वो रहेगा। इसलिए एक देशीय आधार को मान करके भी संपूर्ण आधार उसका माना जाता है। जैसे फलाने गांव में आग लग गई, तो इसका मतलब नहीं कि संपूर्ण गांव में आग लग गई। किसी एक घर में भी अगर आग लग गई तो उस गांव में आग लग गई, ऐसा व्यवहार देखा जाता है। तो एक देशीय आधार पर भी यह व्यापक आधार मान करके और उसमें है, तो जिस क्षेत्र में कृष्ण सार मृग का चलता है वहां पर उसको हो माना जाता है। दूसरी यहाँ पर एक बात और है कि उसी क्षेत्र को यागी क्षेत्र कब किस किस आधार पर हम मान सकते हैं। कृष्ण सार मृग चलता है, वहां पर विचरण करता है, वहां पर वो रहता है, स्वाभाविक वहां पर उत्पन्न हुआ है, तो ये उसका स्वरूप हुआ। दूसरे क्या है कि आप कृष्ण सार मृग चल रहा है किंतु वहां पर यज्ञ से संबंधित जितने भी वृक्ष होते हैं, जैसे नवग्रह के वृक्ष हो गए, नक्षत्रों के वृक्ष हो गए, आम्रादि वृक्ष हो गए, तो ये दर्भ पलाश खदिरादि जिन प्रयोगों का हम आवश्यकतया वहां पर प्रयोग करते हैं, अगर वह है जैसे वैलोम स्तंभम योजयत कहा गया, तो बेल का पेड़ नहीं है वहां, तो आप कैसे करेंगे? खदिर का पेड़ नहीं है तो कैसे करेंगे? कुशा ही नहीं है, पलाश ही नहीं है, तो वहां पर क्रिया कैसे होगी? तो जिन जिन क्षेत्रों में यज्ञ के अंगभूत दर्भ पलाश खदिर आदि वृक्ष पाए जाते हैं, कृष्ण सार मृग का विचरण होता है। और वेदों के जानने वाले चारों वर्ण के से संबद्ध लोग वहां पर निवास करते हैं, तो ऐसा क्षेत्र जो है वो यागीय क्षेत्र कहा जा सकता है। और म्लेच्छ देशस्ततः परा, इसका भी तात्पर्य क्या है? मान लीजिए कि कोई यज्ञ क्षेत्र है, किसी दुष्ट म्लेच्छों का आक्रमण होने कारण वहां के लोग या तो अल्प कर दिए जाते हैं या कम कर दिए जाते हैं, तो क्या, या उनको हटा दिया जाता है, तो क्या वह क्षेत्र म्लेच्छों से व्याप्त होने के बावजूद भी यज्ञीय क्षेत्र माना जाएगा? अथवा कोई म्लेच्छ देश है, कोई भी